भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है ताकि वे किसी भी भेदभाव के बिना न्याय कर सके। लेकिन जब खुद न्यायाधीशों पर सवाल उठने लगे, जब अदालतों की दीवारों से न्याय की गूंज नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की सड़ांध आने लगे, तो क्या आम आदमी को न्याय की उम्मीद करनी चाहिए? आज हम बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका के उन काले पन्नों की जिन पर सवाल उठाना भी कभी असंभव लगता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, आवाजें बुलंद हो रही हैं और जनता जानना चाहती है क्या भारतीय न्यायपालिका वाकई निष्पक्ष है या फिर कुछ लोग इसे भी अपने फायदे के लिए चला रहे हैं। जब एक जज ही कटघरे में खड़ा हो जाए। भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब किसी जज पर गंभीर आरोप लगे हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मामलों की जांच ईमानदारी से हुई? क्या दोषियों को सजा मिली? जब जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम भ्रष्टाचार में आया तो यह सिर्फ एक व्यक्ति पर आरोप नहीं था, बल्कि यह पूरी भारतीय न्यायपालिका के चेहरे पर एक काला धब्बा था। आरोप थे कि उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों में संदिग्ध फैसले दिए और कुछ बड़े उद्योगपतियों व नेताओं से करीबी संबंध बनाए। लेकिन क्या यह सच था या फिर यह उनके खिलाफ कोई साजिश थी? यशवंत वर्मा का नाम सिंभावली शुगर मिल घोटाले में आया, जहां करोड़ों रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई। यह मामला किसी साधारण बैंक घोटाले जैसा नहीं था। इसमें कई बड़े नेताओं और कारोबारियों के नाम शामिल थे और अजीब बात यह थी कि यह मामला जिस जज के पास गया वहां से फैसला उनके ही पक्ष में आया। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब उन पर उंगलियां उठी। जब जलकर राख हुए नोटों ने खोली सच्चाई। मार्च 2025 में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल्ली की लुटियंस जोन में स्थित एक सरकारी बंगले में आग लग गई। बंगला किसी आम आदमी का नहीं था, बल्कि वहां रहते थे जस्टिस यशवंत वर्मा। आग पर काबू पाने के बाद जो खुलासा हुआ उसने न्यायपालिका की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्टोर रूम से जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि वहां करोड़ों रुपए नगद रखे गए थे। सवाल उठने लगे, इतना पैसा वहां कैसे आया? क्या यह रिश्वत का पैसा था? क्या किसी ने उन्हें फंसाने के लिए यह साजिश रची थी? जांच एजेंसियों ने तुरंत छानबीन शुरू की, लेकिन जैसा हमेशा होता है, कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इस बार मामला यहीं नहीं रुका। इस खुलासे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया। जब वकीलों ने ही उठाए सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वकीलों का कहना था कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता दांव पर है। अगर किसी जज पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उन्हें खुले कोर्ट में जवाब देना चाहिए। अगर न्यायाधीश खुद भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाते हैं तो फिर आम आदमी को कहां न्याय मिलेगा? बार एसोसिएशन की मांग थी कि जस्टिस वर्मा को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ स्वतंत्र जांच हो। लेकिन यही एक बड़ा सवाल उठा, क्या वाकई यह पूरी सच्चाई थी? अगर जस्टिस वर्मा दोषी हैं तो क्या होगा? अगर यह साबित हो जाए कि जस्टिस वर्मा दोषी हैं, तो इससे कई बड़े सवाल खड़े होंगे। नंबर 1, क्या भारत में बड़े पदों पर बैठे लोग कानून से ऊपर हैं? नंबर 2, क्या देश की न्यायपालिका पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में है? नंबर 3, क्या जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है? नंबर 4, क्या न्यायपालिका में भी पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है? अगर किसी जज को रिश्वत लेते हुए या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसे भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जैसे किसी आम नागरिक को मिलती है। लेकिन क्या ऐसा भारत में हो सकता है? आज तक कितने भ्रष्ट जनों को सजा मिली है? अगर जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं तो क्या होगा? अब मान लीजिए कि अगर यह सब कुछ एक साजिश थी, अगर जस्टिस वर्मा निर्दोष साबित होते हैं तो फिर कुछ और गंभीर सवाल उठते हैं। नंबर 1, किसने उनके खिलाफ यह साजिश रची? नंबर 2, क्या यह न्यायपालिका के अंदर ही चल रही राजनीति का नतीजा था? नंबर 3, क्या यह न्यायपालिका को बदनाम करने की कोई साजिश थी? नंबर 4, अगर कोई जज ईमानदार है तो क्या उसे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जाएगी? यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। असली दोषी कौन? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सच्चाई आखिर क्या है? अगर जस्टिस वर्मा भ्रष्ट हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर वह निर्दोष हैं तो यह देश की सबसे बड़ी न्यायिक साजिश होगी। लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, इस पूरे मामले में भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब जनता को यह तय करना होगा कि क्या उसे इस व्यवस्था में बदलाव चाहिए? क्या भारत में जजों की नियुक्ति और प्रमोशन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए? क्या जजों को भी आम नागरिकों की तरह जवाबदेही बनाया जाना चाहिए? क्या हाई प्रोफाइल केसों की सुनवाई जनता के सामने लाइव होनी चाहिए? न्यायपालिका पर सबसे बड़ा सवाल, यह कहानी सिर्फ जस्टिस वर्मा तक सीमित नहीं है, यह कहानी पूरे न्यायिक सिस्टम की है।
आज अगर एक जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो कल कोई और जज इसी परिस्थिति में होगा। अगर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो आम आदमी का भरोसा इस पर से उठ जाएगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हमें एक पारदर्शी और जवाबदेह न्यायपालिका चाहिए या फिर हम इस भ्रष्टाचार के खेल को यूं ही चलते रहने देंगे? सचमुच में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया है जो शायद कोई भी सभ्य लोकतंत्र स्वीकार नहीं करेगा। हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। कार्यपालिका और विधायिका तो पहले ही विवादों के घेरे में है। चौथा स्तंभ जो है हमने अपने आप को मान लिया, मतलब मीडिया ने या पत्रकारिता ने, और इसका एक बड़ा वर्ग वो भी सवालों के घेरे में है। ले देकर एक न्यायपालिका हमारे पास थोड़ा बहुत जो बची थी या बची है, उस पर आम मतदाता की, औसत भारतीय की एक निगाह रहती है, आस रहती है कि इस अभी कम से कम एक स्तंभ है जो हमें न्याय दे सकता है। लेकिन हालिया दौर में हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के बयान आ रहे हैं, कुछ इस तरह से न्यायालयों की जो प्रक्रिया हो रही है, उससे आम जनता के मन में बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। लेकिन सवाल जो बन रहे हैं, सवाल जो बन रहे निकल के आ रहे हैं, उससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा तो धूमिल हुई है, कोई बेहतर तो नहीं हो रही है, ये बात तो पक्का है। जी अभी सर, 15 करोड़ कैश मिल गया, आग लगने पे तस्वीर मतलब आई, ये तब तो मैं सबूत अभी भी मिल गया सर न्याय पे। हम कोई मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते हैं विनीता जी, ना ही हम जी कोई सर। ऐसा पत्रकारिता की तरफ से बहुत ही कोई खोजी नजर डालना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये जो केस है, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जो कानूनी भाषा है, उसमें पहले ही अपराध है। अभी मैं ये भूल जाता हूं 1 मिनट के लिए कि वो किसका घर था, यशवंत वर्मा का था या किसी का भी था। मैं आपको ये बता दूं कि जो आवास भारत के किसी न्यायाधीश को दिल्ली में, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को दिल्ली में आवंटित है, उसकी एक एक इंच भूमि पर होने वाली हर घटना के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है जिसको वो आवास आवंटित है। न्यायाधीश जी ये कहकर बच नहीं सकते कि वो उसके घर के एक कोने का था, वहां कोई जाता नहीं था, वो कोई स्टोर रूम था, तो ये कह के वो क्योंकि बच जज नहीं के सकते। सामने सर कोई अदालत में ये बात कह देता तो क्या ये मान लेते? नहीं मानते ना, मैं कह रहा हूं ये कानूनी है ही नहीं। और क्यों जी कानूनी नहीं है, मैं आप उसको उसका प्रावधान बताता हूं कि अगर उसमें जो जला, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जले हुए नोटों का वीडियो जारी कर दिया, जी। तो हम उस घटना पर सवाल तो नहीं उठा सकते। हम्म। यानी वो उस कोठी में आग लगी या लगाई गई, जो भी हुआ है, एक अग्निकांड हुआ जो सर हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को आवंटित है, यानी प्राइमा फेसी इस अग्निकांड के लिए जिम्मेदार वो खुद भी हैं। एक दूसरी चीज, जब ये आवास आवंटित होता है तो ये उनसे शपथ ली जाती है और ये प्रत्याशा की जाती है कि उस सरकारी आवास में कोई दुरुपयोग उस आवास का नहीं होगा। सवाल ओके। ये है कि 15 करोड़ अगर उनका नहीं था, हमने मान लिया, दूध के ठीक धुले है। मान लिए, हम तो कहते हैं कि कुछ था ही नहीं उनका, लेकिन ये 15 करोड़ उनको आवंटित आवास में आया कैसे? जी और 15 करोड़ या 10 करोड़ या 12 करोड़ अब जल गया है तो हम नहीं कह सकते। कल दो दिन पहले की खबर है कि कहीं बाहर भी पाया गया था। तो हाँ, एक बात तो ये सफाई कर्मचारी बता रहे हैं झाड़ू लगाते हुए मिल रहे जी, हैं। तो एक बात तो ये है कि उस सरकारी आवास का दुरुपयोग हुआ और जी उस दुरुपयोग के मामले में आरोप से न्यायाधीश जी बच नहीं सकते, एक बात। दूसरी दूसरी बात यह है कि भारत की राजकीय मुद्रा उस सरकारी आवास में जलाई गई। हम्म। सरकारी आवास में, जिसमें रिजर्व बैंक भारत की राजकीय मुद्रा का जलाया जाना या उसका अपमान, आपको मालूम है धारा जी 124A के तहत ये दंडनीय अपराध है और उसमें 3 साल की कैद हो सकती है जो ये ऐसा करता है। तो जी। भारत की राजकीय मुद्रा का अपमान तो हुआ। हम और आप अभी जो नए नियम आए और वो हैं नष्ट बैंकों हुए, के,
वो नष्ट उसमें हुई है हम और सब। आप इतना कैश लेके नहीं ले जा सकते। लाखों रुपए का भी कैश हम एयरपोर्ट पर होते हैं तो हमको धर लिया जाता है, अगर हो तो। अब बोल तो हमने तो कभी देखा नहीं वैसा, लेकिन अगर करोड़ों रुपए किसी न्यायाधीश के घर में होंगे तो कौन उनको धरेगा? कौन कौन से कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी? मैंने आपको बताया कि एक तो अपमान का मामला है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये इसके पीछे मंशा ये भी होती है कि राजकीय मुद्रा अगर आपने जलाई है, भारत की अधिकृत मुद्रा जलाई है या दुर्घटनावश भी जली है, तो उसके पीछे न्यायालय, पुलिस, जांच एजेंसियां ये शंका करती हैं कि कहीं इसका जलाया जाना कोई साक्ष्य मिटाने का सबूत तो नहीं है। ये पहली प्रथम दृष्टया जो मैं आपको बता रहा हूं कि अपराध तो है ही, चाहे आग लगी हो चाहे लगाई गई हो। दूसरा, धारा 204, 424, ये दो जो हैं, और धारा 22(7) में इसमें जो है 7 साल की कैद और जुर्माना है। यानी और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं कि भारत की राजकीय मुद्रा का इरादतन अगर उनको जलाया गया है तो इसका मतलब कुछ सबूतों के साथ छेड़खानी की गई है और ये अपराध है, दंडनीय अपराध है और गंभीर अपराध की श्रेणी में ये मामला आता है। फिर दूसरी बात, अपराध है क्यों? क्या हम ये संयोग मान लें कि जिस रात आग लगनी थी उसी रात न्यायाधीश जी दिल्ली से बाहर थे? हाँ। उस रात वो क्यों नहीं थे वहां पर? अब ये संयोग हो सकता है कि उनके परिवार में कोई शादी ब्याह हो या कुछ और भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत सारी सूचनाएं हैं जिस पर हम लोग सभा भारत की आम जनता जानना चाहती है। केंद्र सरकार, संसद चल रही है, सत्र चल रहा है, केंद्र सरकार चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट बयान बदल क्यों रहा है? ट्रांसफर हाईकोर्ट में वापस किया गया है जहां से वो आए थे। हम जानते हैं कि प्रशासन में, न्यायिक पर प्रशासन भी में, अभी सामान्य इन्होंने प्रशासन में उसपे भी तबादला तस्वीर कोई साफ नहीं दंड की नहीं है। सर, इन्होंने उसपे भी तस्वीर साफ नहीं की। अगर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए तो वो न्याय करने लायक हैं भी कि नहीं है, मतलब उनकी न्यायिक प्रक्रिया पर भी तो सवाल उठेंगे। फिर कोई मैं फैसला न्याय वो तो करेंगे, करेंगे जनता एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उनके फैसले को फिर। भाई, जनता स्वीकार करे या ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो स्वीकार कर रहा है ना कि वो न्याय करने के काबिल हैं और इसलिए उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि क्योंकि तबादला कोई दंड नहीं होता, तो शंका ये होती है कि जज उसी रात बाहर गए, कहीं कोई उनके पास कोई ऐसी खबर तो नहीं थी कि ये जो पैसा मिल रहा है उस पर कोई ईडी का छापा होने वाला है, कोई सर सीबीआई का छापा होने ऐसी वाला है। परिस्थिति में क्या इनको कोई इम्यूनिटी मिलती है? जजेस के लिए इम्यूनिटी होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले जज भारत का नागरिक है, उनको हटाए जाने के लिए संरक्षण जरूर थोड़ा-सा मिलता है कि भाई लोकसभा के 100 सांसद हों, राज्यसभा के 50 सांसद हों, वो एक नोटिस दें, फिर वो नोटिस स्वीकार कर लिया जाए, तब उसके बाद सदन जो है एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाए और फिर वो जांच करे और वो कमेटी अगर जांच में दोषी पाए, तब जाकर के उनको हटाया जा सकता है। अभी तो इम्पीचमेंट की जो उनको बात, केसेस से अलग कर दिया, अभी तो उनको अलग रखा हुआ है। अभी वो कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोई मामला नहीं सुना सकते नहीं, हैं, अभी इनको अलग किया हुआ है। लेकिन सर क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तक इनकी जांच पूरी ना हो जाए, सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, तब तक इनको बिल्कुल इस प्रक्रिया से अलग रखा जाए जहाँ पे ये न्याय सुनाते हैं, क्योंकि न्याय सुनाने पर तो इनके संदेह है पूरा अब। देखिए, ये तो पहले दिन ही ये बात स्पष्ट हो गई कि उन्होंने या उनके परिसर में, सरकारी परिसर में अपराध हुआ है। तो जब अपराध उनके परिसर में हुआ है, तो वो मामले कैसे सुन सकते हैं? वो कानून की नजर में आरोपी भी नहीं है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, आरोपी नहीं है, वो अपराधी हैं। अब ये एक जांच का विषय हो सकता है कि कहीं उनको किसी तरफ से ऐसी कोई सूचना तो नहीं मिली कि उनके घर पे कोई एजेंसी छापा डालने वाली है या जांच के लिए कोई उनको मतलब अब उसमें उनको घेरा में लिया जा सकता है, इसलिए जला दिया गया हो या जलवा दिया गया हो और वो खुद बाहर चले गए। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम सब लोगों के मन में आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, मान लीजिए कि अगर वो दोषी पाए गए,
उनका तबादला होने से पहले तो निलंबन होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्राइमा फेसी अपराध है ही, साबित हो गया है। अरे चलिए, अब कहाँ से पैसा आया, उन नंबरों के नोट जो मिसिंग है या जो नंबर के नोट वहां जले हुए हैं, उन नोटों को मिलान करके पता लगाया जा सकता है। बैंक पता लगा के दे सकते हैं कि ये गड्डियां कहाँ से गई हैं, इन गड्डियों को कौन लेके गया है, वो तो सब जांच में आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, अगर सरकार का इरादा नेक हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इरादा नेक हो, तो आ सकता है कि भाई उन नंबरों का मिलान किया जाएगा। 15 करोड़ कम नहीं होते। और जो जले हुए नोट मिले हैं, इसका अर्थ ये है कि वो निश्चित रूप से 15 करोड़। आप बताइए, हमारा तो एक 500 का नोट फट जाता है तो उस रात नींद नहीं आती हम लोगों को। तो एक एक बार गलती से मेरे से 500 रुपए का नोट क्योंकि लिफाफे के अंदर था, मैंने देखा नहीं। मैं पर सर, ये पूरी परिस्थिति में अभी तक ये नहीं पता चल रहा है, ये 15 करोड़ अगर उनके नहीं थे, उनके प्रेमाइसेस में भी मिल गए, उनको पता नहीं था, तो ये थे किसके? कौन लेके आया? क्यों लेके आया? यही इसी सच्चाई को माई बाप नहीं मिल रहा है सर। अभी अभी आपको याद होगा सर, अखिलेश यादव ने भी वो एक जिक्र किया है वापस से उस बात का कि उन्होंने 2 चीजों के संदर्भ में ये बात कही। एक तो ये कि हमारी पार्टी के लिए भी बोला गया था कि 250 करोड़ रुपए मिले हैं, तो उन्होंने तंज करते हुए कहा है, सटायर करते हुए, कि वो 250 करोड़ हमें वापस दे दो प्लीज, अब आपको मिले थे तो वापस दे दीजिए। फिर उन्होंने एक वो याद दिलाया, उत्तराखंड में एक उत्तर प्रदेश के ही अधिकारी के यहाँ पर जो चर्चा हुई थी और बहुत उठी थी, और हमने तो नाम भी बताया था और हमें नोटिस आ गया था उसके बदले में, तो वहां पर भी अच्छी खासी मात्रा में कई करोड़ों का कैश था एक संदूक में, जो वापस उनके पास पहुंच गया था। और ये बात का भी जिक्र उन्होंने आज बोला है कि भाई उनका भी उनको लौटा दिया था जो मिला था। वही माई बाप खुल के कागजों पे सामने नहीं आए, लेकिन पैसा अंदर अंदर दे दिया वापस। तो ऐसे ही उनके 250 करोड़ लौटा दें। अब ये 15 करोड़ तो किसी को नहीं लौटाए जा सकते क्योंकि आग लग गई इसमें, लेकिन इसका माई बाप यानी कि ये राज रहने वाला है सर। इसका मतलब क्या कि ये पता ही नहीं चलेगा कभी ये पैसे थे किसके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।